नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में वैसे तो हम 2016 का विषय लेकर आए। ये नववर्ष भले ही हमारा नहीं हो, हम तो कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी रहेंगे। नववर्ष की शुभकामनाएं हिंदुस्तानी नववर्ष पर देंगे। लेकिन 2016 एक कैलेंडर के तौर पर तो हम मानते हैं। देश इस विषय पर भी सोच रहा है कि इस साल क्या क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। जब हम व्यक्तिगत जीवन में सोच रहे तो हमने सोचा कि बिंदास बोल में हम मुद्दा लेकर आए कि हम सामाजिक जीवन में, हमारे राष्ट्रीय जीवन में देश के सामने क्या चुनौतियां हैं और साथ ही हमारे सामने इन चुनौतियों के साथ क्या संभावनाएं हैं। इन दोनों पर आज हम चर्चा करेंगे। आज हमने तय किया कि किसी भी अतिथि को हम आज के कार्यक्रम में लाइव नहीं रखेंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे टेलीफोन पर कॉल कर कर बात करने वाले हमारे दर्शकों को। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के कोने कोने में बैठे और विदेश में बैठे भी भारतीय अपनी बात को रखे, इसलिए कम शब्दों में नए मुद्दों के साथ बात करें, रिपीटेशन ना करें। आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले विस्तार से देखते हैं मुद्दा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है जो हर पल होता है, लेकिन वो नया साल ही है जो नया एहसास लेकर आता है। नया साल बदलाव के साथ बेहतर भविष्य की आस जगाता है। उम्मीदों के साथ कुछ अंदेशे भी होते हैं, कभी आने वाली चुनौतियों के रूप में तो कभी पहले से चल रही समस्याओं को लेकर। जी हाँ, ऐसा कुछ एहसास होता है नए साल में, नए भविष्य को लेकर। चुनौतियों से पार पाना और समस्याओं का समाधान करना ही उम्मीदों को पूरा करना है। तमाम समस्याओं के साथ हम एक बेहतर राष्ट्र हैं, इससे बड़ा हमारे लिए कुछ और नहीं हो सकता। हमारे सामने उम्मीदों का सागर है तो चुनौतियों का पहाड़ है। हमारी सांस्कृतिक विरासत हमें दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाती है। देश दुनिया का नेतृत्व कर सके, इसके लिए हमारे पास हर ओर नई ऊर्जा और संसाधन है। देश का नेतृत्व भी ऊर्जावान और प्रगतिशील है। अगर देश के बाहर की बात करें तो दुनिया भारत की ओर देख रही है। दुनिया के सामने आज आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौती है। हर जगह आतंक का खौफ है। आतंक को नेस्तनाबूद करने के लिए दुनिया को प्रण लेना होगा। आतंक के पोषकों का पर्दाफाश करना होगा। ऐसे में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। अगर हम देश की सीमाओं की चुनौतियों की बात करें तो हर ओर चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। पश्चिम में पाकिस्तान से आतंकी घुसपैठ जारी है तो पूर्व में बांग्लादेशी चढ़ने को तैयार है। जहां चीन ने हिमालय से आने वाली नदियों को बांध दिया है, वहीं समुद्र में चीन भारत को घेरने लगा है। श्रीलंका में कुछ दिन पहले चीन की परमाणु पनडुब्बी रुकती है, जो देश के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। हालांकि नई सरकार ने श्रीलंका को साध कर इस चुनौती से निपटने की तैयारी जाहिर कर दी है। वहीं अगर देश के भीतर की बात की जाए तो चुनौतियों का अंबार लगा पड़ा है। जहां नई सरकार को देश में तथाकथित सेक्युलर एजेंटों से जूझना पड़ रहा है, वहीं संसद में जनता का नकारा विपक्ष सरकार को काम नहीं करने दे रहा है। देश के भीतर धार्मिक कट्टरता IS जैसे आतंकी संगठन के लिए पौध तैयार कर रही है। ओवैसी, आजम और जाकिर नाइक जैसे लोग कट्टरता के पोषक बने हुए हैं। इनके साथ ही देश में संभावनाएं भी बढ़ी हैं। जहां भारतीय माँ बाप अपने बच्चों को IS जैसे संगठनों से दूर रखने के लिए जागरूक हैं, वहीं ज्यादातर भारतीय युवा देश के विकास में अपना हाथ बटा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी में लोगों को संभावनाएं दिख रही हैं, तो मोदी लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। लेकिन देश को सर्वसंपन्न बनाने के लिए न सिर्फ सरकार को ही काम करना है, बल्कि हम सबको संभावनाओं के साथ चुनौतियों से पार पाना है। तो आइए हम सब प्रण लेते हैं अपने देश को दुनिया में सबसे खूबसूरत बनाने का। देश के हर गरीब को न्याय मिले, हर बच्चे को शिक्षा मिले, कोई भूखा ना रहे, सरकारें किसी एक व्यक्ति की कठपुतली ना बने, इसके लिए हमें ध्यान रखना होगा। तो यह मुद्दा है और इस मुद्दे पर हिंदुस्तान क्या सोचता है, क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है, क्या हिंदुस्तान एजेंडा तय करता है इस साल भर का। कॉलर के द्वारा सुनते हैं, सोचते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहले कॉलर से बात करते हैं। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी, मैं आकाश चौधरी बोल रहा हूँ, रुद्रपुर। बोलिए। चुनौती तो 2016 में आपके लिए भी है सर एक, क्योंकि हम लोग सोमवार से ये इंतजार करते हैं कि बिंदास बोल जो है कब आए, कब जो है शुक्रवार का दिन आए। लेकिन पिछले एक साल में आपने जो है ज्यादातर क्या किया कि 3 एपिसोड में से 1 या 2 जो है रिपीटेड चलाते हैं। हम मानते हैं कि आपको दिल्ली से बाहर जाना पड़ता है, लेकिन आपके पास एक से बढ़कर एक एंकर है।
उनको भी मौका दीजिए। 2016 में ये आपके लिए चुनौती, मेरे लिए संभावना है। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। हम देश की चुनौतियों की बात करें, अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। मेरा सवाल है, ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान जो बिगड़े हैं बातचीत के लिए, हमारा उड़ीसा के लिए आप आदमी भेजिए, हम एकला खड़ा है उसको मारने के लिए, पाकिस्तान को एकला एक आदमी मारूंगा। कहां से बोल रहे हैं आप? उड़ीसा से बोल रहा हूँ। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हम कहेंगे कि नए नए मुद्दे रखें, ज्यादा से ज्यादा कॉलर को हम आज बात करने का मौका देना चाहते हैं। जय हिंद। आप लाइव में जुड़ चुके हैं, बोलिए। हेलो। मैं चाहता हूं आतंकवाद को जड़ से मिटा दिया जाए, और जो नकारा विपक्ष है और इसके ऊपर तो विशेष लगाम लगानी चाहिए। तो ये संसद को न चलने दे रहा है, न कुछ करने दे रहा है। हाँ, बिल्कुल, धन्यवाद। ये एक चुनौती है देश के सामने। देश ने चुनी हुई सरकार संसद के अंदर कुछ नहीं कर पा रही है, और जब संसदीय लोकतंत्र के आधार पर देश चल रहा है, जब संसद में निर्णय होना है, जब कानून बदलने हैं संसद में बदलने हैं, जब नए बनाने हैं तो वहां पर बनाने हैं, और जब सब कुछ संसद के अधीन है संसदीय लोकतंत्र में, और संसद ही नहीं चले, तो देश ने बहुमत के आधार पर चुनी हुई सरकार करेगी तो क्या करेगी। इस देश के प्रधानमंत्री को संसद में नहीं बोलने दिया गया, तो फिर उसको सभाओं में बोलना पड़ता है, लेकिन सभाओं में तो जनता को आह्वान होता है। विपक्ष कैसे सुनेगा? विपक्ष संसद कैसे चलने देगा? जीएसटी तय समय पर लागू नहीं हो पा रहा है। इस देश की जीडीपी में 2% का फर्क पड़ता, देश के टैक्सेशन में क्रांतिकारी बदलाव आता। इस देश में ब्रिटिशों ने जो टैक्स लगाए थे, हिंदुस्तानियों को चोर, हिंदुस्तानियों को गुनहगार ठहराने के लिए जो टैक्स लगाए थे, टैक्स की सिस्टम लगाई थी, उसको बदलने का एक बड़ा मौका हिंदुस्तान के सामने था, लेकिन विपक्ष ने उसको नहीं होने दिया। जुवेनाइल जस्टिस से लेके तमाम ऐसे मुद्दे जो कि विपक्ष के नकारा होने के कारण तय समय पर आगे नहीं बढ़ रहे, ऐसे तमाम मुद्दों को आगे बढ़ाना है, संसदीय लोकतंत्र को यशस्वी रखना है, तो संसद में कार्यवाही होनी चाहिए। यह भी कॉलर की सूचना 2016 की चुनौतियों में जरूर आती है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद, बोलिए। मैं अतुल जैन बोल रहा हूँ गाजियाबाद से। हाँ। हम ये कहना चाहते हैं, जो जैसे उग्रवाद का मुद्दा है, तो कश्मीर में श्रीनगर में जो काले झंडे दिखाते हैं, तो वो काले झंडे का मतलब ये हुआ कि वो हिंदुस्तानी हमारे देशवासी नहीं हैं, वो उग्रवादी हैं। जो बाहर से हथियार लेके आते हैं उनको तो गोली मार दी जाती है। यही वो लोग हैं जो दिन में झंडे लेके चलते हैं, रात को बंदूक लेके चलते हैं। तो ये तो खुद से साबित कर रहे हैं कि हम बिल्कुल। दो मुद्दे इस कॉलर की बातचीत से आ गया है। एक है जो कश्मीर में झंडे, दुश्मनों के झंडे दिखाए जाने की बात है। तो जो झंडे दिखा रहे हैं ना, वो अपने आप में डरपोक है। वो इतने डरपोक है कि वो अपना चेहरा छुपा कर झंडे दिखाते हैं, और वहां की सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार, उससे ज्यादा डरपोक है। जिसके पास इतना बड़ा देश, उसका सामर्थ्य है, इतनी मजबूत सेना और व्यवस्था है, वो डरपोक सरकार, मुक्ति की सरकार, वहां पर उस नकाबपोश लोगों को भी सजा नहीं दे पाती है। जिन मस्जिदों पर खड़ा होकर हिंदुस्तान के दुश्मनों के झंडे लहराए जाते हैं, उस मुफ्ती को पकड़िए, वहां पर नमाज पढ़ाने वाले उस मुफ्ती को पकड़िए कि इसके अंदर आने वाले लोग कौन थे, तुम्हारे दीवार पर यह झंडा कैसे लहराया गया। लेकिन पंगु विचारों के लोग और दुश्मन के साथ मन से मिले हुए लोग सत्ता में भले ही भाजपा के साथ हो, कुछ नहीं कर सकते। और वहां की ये मेलजोल की सरकार ऐसे देशद्रोहियों को सजा नहीं दे पा रही है। ये चुनौतियों का विषय है। जिस देश में कश्मीर के प्रति इतनी कठोर भावना है, इतना प्रेम है, इतना आत्मसम्मान है, गौरव है, उस कश्मीर में आए दिन हर शुक्रवार को नमाज के बाद जो पाकिस्तान के और आईएस के झंडे दिखाए जाते हैं, और बार बार मीडिया उसको हाईलाइट करता है, यह अपने आप में एक बड़ी चुनौती है तो बहुत छोटी, लेकिन नकारे लोगों के लिए बड़ी है। कितनी भी बड़ी छोटी हो, लेकिन इसको
इस साल में नहीं होना चाहिए, ये मांग बिल्कुल बनती है। अगले कॉलर के पास जाएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको कुछ आपने अब तक जो सोशल मीडिया के द्वारा हम तक मुद्दे भेजे थे उसके ग्राफिक दिखाते हैं। चुनौतियां साल 2016 आईएसआईएस आतंकवाद की चुनौती के साथ शुरू हुआ है। पश्चिम में पाकिस्तान सीमा से आतंक का खतरा लगातार बना हुआ है, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी का पाकिस्तान के साथ बातचीत नई उम्मीद जगाती है। पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद से आज भी भारत परेशान है। कश्मीर में आतंकी संगठन कश्मीर को सुलगा रहे हैं, वहीं सेना आतंकियों के अड्डों को नेस्तनाबूद कर रही है। जहां कश्मीर में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कश्मीरी लोगों के लिए काम कर रही हैं, तो कश्मीरी पंडित अभी भी बेघर हैं। उत्तर में नेपाल के हालात खराब हैं, लेकिन भारत को उम्मीद है नेपाली जनता की सुनेगी नेपाली सरकार। चीन हिमालय की नदियों को बांधने में लगा हुआ है, जो देश के लिए बड़ा खतरा है। वहीं चीन से दुनिया का उठता विश्वास भारत के पक्ष में है, जिससे भारत में औद्योगिक क्रांति आ सके। चीन भारत को समुद्र में घेरने लगा है। वहीं सरकार ने अमेरिका और जापान को साथ लेकर चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है। बांग्लादेश से घुसपैठियों पर लगाम लगाने की बात हुई है। वहीं श्रीलंका में यह हम कॉल के दौरान भी आपके सामने दिखाते रहेंगे। जो आपने भेजे हैं, यह हमारे सोशल मीडिया के विभिन्न हैंडल्स पर भी उपलब्ध है। हम चाहेंगे कि कॉलर इस पर और प्रकाश डालकर बात को आगे बढ़ाए। अगले कॉलर, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद। केवल जय हिंद ही कहते रहोगे आप भाई, या कुछ बोलोगे भी? अगले कॉलर। हाँ, बिहार से देश के लोगों में देशभक्ति की भावना कैसे पैदा की जाए, राम जन्मभूमि कैसे मंदिर बने, इस पर विशेष रूप से काम देश के लोगों को करना चाहिए, देश के नेताओं को इसमें करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। राम मंदिर भी हिंदुस्तान के लिए एक अस्मिता का मुद्दा है, और ये केवल एक मंदिर का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये जन्मभूमि का मुद्दा है। और ये केवल मुद्दा मंदिर तक नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान का मुद्दा है। और 2 साल सरकार को करीब होने को आ रहे हैं। ऐसे में इस मुद्दे के प्रति लोगों की आशा और अपेक्षा रहना स्वाभाविक भी है। और जब कोर्ट ने भी ये तय कर दिया है कि वहां पर मंदिर था और ये मंदिर की भूमि है, तो ऐसे में इस निर्णय की 2016 में कोई निर्णायक घड़ी आने की प्रतीक्षा भी हिंदुस्तान करा है। ये चुनौती मैं नहीं मानता, मैं इसको संभावना मानता हूं। चुनौती इसलिए है नहीं है क्योंकि इसको चुनौती समझने का क्या कारण है। हिंदुस्तान में अगर राम मंदिर नहीं हो सकता तो कहाँ होगा। इसलिए मैं इसको संभावना मानता हूं कि एक बड़े पुराने मुद्दे को हमेशा के लिए खत्म करने का मौका इस सरकार के पास है, समाज के पास है, और इस बहाने एक विवाद खत्म हो जाएगा। सरकार सोमनाथ का मंदिर जैसे पहले आज़ाद हिंदुस्तान के सरकार ने गुजरात में बनाया था, वैसे ही उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकार अगर तय कर ले तो ये अयोध्या में भी बन सकता है। इस संभावनाओं को मैं इसमें जोड़ूंगा। अगले कॉलर, जय हिंद। चौहान साहब नमस्कार। हम बोलिए। देश में लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन लोकतंत्र कहाँ है? 60 साल से एक ही पार्टी देश में शासन की जा रही है, वो भी सिर्फ गांधी परिवार। उत्तर प्रदेश में समाजवादी परिवार, बिहार में लालू यादव परिवार। कहाँ है लोकतंत्र? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस देश के राजनीतिक दल, ज्यादातर राजनीतिक दल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है। बाप, उसका बेटा और बेटे का भी बेटा और बहू, और एक एक घर में कितने लोग। उत्तर प्रदेश अकेला उदाहरण नहीं है, इस देश के तमाम राज्यों में ये स्थिति है। और ये स्थिति अगर नहीं बदलती है तो आप इसको लोकतंत्र कैसे कह रहे, ये सवाल भी जरूर बनता है। और हिंदुस्तान में जब लोक जागा है ऐसा हम कह रहे हैं, जब लोगों में जागृति आई ऐसा हम मान रहे, तो इस व्यवस्था को, इस स्थिति को परिवर्तित करना जरूरी है। ये चुनौती है क्योंकि इस देश में हम व्यक्ति पूजा के पीछे बहुत बड़े पैमाने पर भाग रहे हैं। ये चुनौती अगर हिंदुस्तान स्वीकार करे तो आने वाले दिनों में जो विभिन्न राज्य है वहां पर कहने के लिए राजनीतिक दल, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां जो बनी है, उनको भी सबक सिखाया जा सकता है। अगले कॉल, जय हिंद। बोलिए। हम हिंदू जब हथियार उठाएंगे तो उन लोगों को भागने का मौका नहीं मिलेगा, और वो इतना हम लोग को ना कर दें कि हम लोग को हथियार उठाना पड़े।
धन्यवाद। मैं कहूँगा कि कोई अधूरी बात ना कहे, कभी कहनी है तो कोई पूरी तथ्यों के आधार पर तर्कों की बात करे। ये देश में हथियार उठाने की व्यवस्था के लिए पुलिस और प्रशासन और सेना हमने लगाई हुई है। इस देश में देशद्रोही कार्रवाई करने वाले लोगों के खिलाफ ये जिनके हाथ में ऑलरेडी शस्त्र है उनके द्वारा कार्रवाई करने का मैकेनिज्म बना है। इस मैकेनिज्म से हम कैसा फायदा उठा सकते हैं इसको देखिए। देशद्रोहियों को मारने की नौबत आती है तो सब कुछ करने की व्यवस्था तो हमारे पास है ही, क्योंकि स्वयं रक्षा जैसे करने का हम अधिकार देते हैं वो व्यक्ति को जैसे वैसे समाज को, राष्ट्र को भी है। और उस व्यवस्था को तो हम लाएंगे ही, लाया हुआ ही है, लेकिन हम व्यवस्था के फायदा लेकर, व्यवस्था के द्वारा, सिस्टम के द्वारा हम कैसे इन चुनौतियों को हमेशा के लिए निस्तानाबूद कर सकते हैं, इस पर भी सोचने की आवश्यकता है। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? मेरे को देश हित की बात रखना है। हाँ बोलिए। हेलो, बोलिए। हाँ जय हिंद। हाँ मैं छत्तीसगढ़ में रायगढ़ से, हाँ मैं छत्तीसगढ़ से रायगढ़ से बलविंदर सिंह बोल रहा हूँ। हाँ मेरा ये कहना है कि हमारे देश में ये जो ब्लैकमेल कर रहे हैं जो राजनीतिक दल अपना एक दूसरे का रोटी फेंकने के लिए, तो उस हमारे देश का, हमारे भारत का हित कब होगा? बिल्कुल, धन्यवाद। राजनीतिक दलों का संसद के अंदर का मुद्दा तो थोड़ी देर पहले कॉलर ने उठाया था, उस पर बात कर चुके हैं। लेकिन राजनीतिक दल जो बाकी तरीके से ब्लैकमेलिंग करते हैं, विभिन्न राज्यों में ब्लैकमेलिंग हो रही है, केंद्र ने दिए हुए पैसे को केंद्र का पैसा नहीं है ऐसा दिखाकर, या केंद्र की योजनाओं को जानबूझकर राज्य इंप्लीमेंट नहीं करेंगे और कहेंगे कि केंद्र मदद नहीं कर रहा है। केंद्र के भी कुछ नेता अगर यह प्रयास करे कि राज्य काम नहीं कर रहा है ऐसा दिखाने के लिए कोई राजनीति करे, दोनों चीजें गलत है। देश सबसे सर्वोपरि होना चाहिए, राष्ट्र सर्वप्रथम होना चाहिए, राजनीतिक दल उसके बाद आते हैं। और इसलिए नेताओं ने अपने स्वार्थ छोड़कर, अपने दलों के स्वार्थ छोड़कर राज्य और राष्ट्र का विचार करने की भी चुनौती है। यह हमारे यहाँ पर संकीर्ण राजनीतिक मानसिकता के कारण चुनौती बन गई है। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। हाँ बोलिए। शिलोंग से बोल रहा है बाबुल देव। हाँ जो आपको सुदर्शन न्यूज में जो दिखा रहा था, जो मतलब शाहरुख खान और आमिर खान का वजह, तो वो उस लोग जो देशद्रोही बात कर रहा है, तो उस लोग के लिए कोई कानून है कि नहीं है? बिल्कुल, सवाल आपका सही है। इस देश में तमाम प्रकार के ऐसे सेलिब्रिटी जो लोगों के भावनाओं के आधार पर एक्टिंग या खेल या अन्य तरीकों से खिलाड़ी बनकर, एक एक्टर बनकर, या समाज का मनोरंजन के क्षेत्र का व्यक्ति बनकर, या साहित्य बनकर, साहित्यिक बनकर लोगों की लोकप्रियता हासिल करते हैं। और जो लोकप्रियता किसी एक विषय के लिए मिली है, उस लोकप्रियता को बाद में राजनीतिक कारणों के लिए भुनाने का प्रयास करते हैं। और इसलिए ऐसे राजनीतिक रोटियां सेकने वाले अभिनेता हो, खिलाड़ी हो या साहित्यिक हो, इनसे निपटना भी जरूरी है। हम कारणों में नजर डालते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को दुनिया के सबसे बड़े संगठन में जगह नहीं है। इसके लिए हमारे पूर्वज ही जिम्मेदार रहे, लेकिन अब हमें इसके लिए प्रयास करने चाहिए, क्योंकि दुनिया हमारा समर्थन कर रही है। आतंकवाद पर प्रहार, जब दुनिया से भारत कहता था कि हम आतंकवाद से परेशान हैं, तो दुनिया कोई तवज्जो नहीं देती थी। लेकिन अब दुनिया को एहसास हो गया है आतंकवाद का। ऐसे में अब भारत को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। पड़ोसियों को साधना चाहिए। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में सभी पड़ोसियों को बुलाकर सभी से अच्छे संबंधों की शुरुआत कर दी थी, लेकिन इसके साथ साथ खुद को भी मजबूत करना जरूरी है, क्योंकि जब आप खुद मजबूत होंगे तो पड़ोसी आपकी इज्जत करेगा। देश के भीतर बैठे आतंकियों से निपटा जाए। देश के भीतर बैठे देशद्रोहियों से निपटना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये बहुत मजबूत हैं और इन पर वार करना आसान नहीं है। मोदी सरकार संसद कार्यवाही पर सख्त हो। जिस तरह से विपक्ष संसद को बंधक बनाए हुए है, इससे न सिर्फ संसद का समय बर्बाद हो रहा है, बल्कि देश के विकास में भी बाधा आ रही है।
हमने विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को अपनी प्रतिक्रिया मांगी थी। कुछ लोगों ने मेल से, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया से, तो कुछ लोगों ने वीडियो के द्वारा हमको प्रतिक्रिया भेजी है। महामंडलेश्वर अर्जुनपुरी जी महाराज इस संभावना और चुनौतियों पर क्या कहते हैं, देखिए। दर्शकों को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। वैसे तो भारतीय संस्कृति या हिंदू संस्कृति या हिंदू कैलेंडर का ये नया वर्ष नहीं है। चैत्र नवरात्र से हमारा नया वर्ष शुरू होता है। फिर भी इंटरनेशनल लेवल पर अंग्रेजी कैलेंडर के द्वारा जो नया वर्ष मनाया जाता है, आप दर्शक लोग भी उसके अनुसार चलते हैं, ऑफिस से हिसाब किताब इत्यादि। तो आपके इस नव वर्ष को मैं भी शायद स्वीकार करता हूँ और उसको भगवान के साथ जोड़ दें, आध्यात्मिकता के साथ जोड़ दें तो ये और भी आपके लिए सुखद बन जाएगा। तो नव वर्ष के शुभ अवसर पर आपके सुंदर भविष्य, सुंदर स्वास्थ्य, श्री समृद्धि की मंगल कामना है। जो चुनौतियां हैं ये इतना उदारवादी है कि विदेश से लोग बहुत लाए और यहाँ मुसलमान भी आए, ईसाई भी आए, सब लोग आए और हिंदू संस्कृति ने सर्वे भवन्तु सुखिनः या वसुधैव कुटुम्बकम दर्शन के द्वारा सबको अपना लिया। लेकिन जिन जिन को हमने अपनाया वो हमारे लिए घातक निकले। उनकी क्रियाकलाप, जीवन शैली तोड़ने की रही। तो अभी जो हमारे सामने परिस्थिति है, एक तो बड़ी भारी विडंबना है कि पखंडवाद का बड़ा बोलबाला हो गया है, व्यक्तिवाद का बड़ा बोलबाला हो गया है और ये हिंदू जगत के जो लोग हैं कंफ्यूज्ड हैं। कभी किसी बाबा को मानते हैं, कभी किसी को मानते हैं, कभी किसी को मानते हैं, जिसका कोई आधारशिला नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह, अपने धर्म पर मर मिटो। पर धर्मो भयावह, पर धर्म भयावह है, इसलिए अपने धर्म के लिए तुम मर मिटो। ये हमारा संदेश है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, क्या कहना है आपको? सर, हम कहना ये चाहते हैं, जो जिस समय शपथ लोग लेता है या नेता लोग हुआ या रक्षक लोग हुआ, तो उस समय को कसम लोग जो खाता है तो कसम कहाँ चला जाता है? जब काम जो अपना लोग करता है तो उस कसम को तो ध्यान देना चाहिए ना कि हम कसम खाए हैं क्या करने के लिए। कम से कम इन लोगों को तो ये खाए अपने देश की रक्षा करने के लिए, देश को रक्षा करने के लिए, तो कसम भी तो याद करना चाहिए ना। इस देश में तमाम राजनेता विभिन्न पदों पर बैठे हुए और सब लोगों ने संविधान की शपथ लेकर इस देश के विकास के लिए जो कमिटमेंट दी है, जो बात कही है, उसको उनको याद करने की जरूरत है। उनको याद दिलाने की जरूरत है कि जिस संविधान की कसम खाकर आप बात करते हो जनता के लिए सरकार और शासन चलाने के लिए, क्या ये चल रहा है? इस विचार, ये सवाल भी उनको इस साल पूछना पड़ेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जाए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए कि क्या चुनौतियां है हिंदुस्तान के सामने और क्या संभावनाएं बनती है देश, समाज, राष्ट्र जीवन में। हमको चिंतन करना है। आधे घंटे तक हमने पिछली बार ब्रेक के पहले चर्चा की कि हिंदुस्तान के सामने क्या संभावनाएं और क्या चुनौतियां। कई कॉलर ने अपनी बात को रखा। बचे हुए आधे घंटे में भी आपके सामने मौका है एक राष्ट्रीय चिंतन और मंथन के अंदर सहभागी होने का। आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं। जो लोगों के फोन नहीं लग सकते वो लोग सोशल मीडिया के हमारे विभिन्न हैंडल पर इसकी जो चर्चा चल रही है उसमें भी पार्टिसिपेट हो सकते हैं। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद सर, नमस्कार। बोलिए
सर मैं अपनी बात सर रखना चाहता हूँ इस चैनल से कि सर जो किसी पद में नहीं है, केवल एक नॉर्मल अध्यक्ष है किसी पार्टी के, ठीक है ना, उनको जो वीवीआईपी सुविधा दी जाती है, ठीक है ना, और कोई भी हो यहाँ पे सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस चीज का है यहाँ पे कि एक कोई पार्टी को और एक परिवारवाद की इतना सुविधा यहाँ पे दी जा रही है। एक तो ये बात होना चाहिए, और दूसरा बात मैं कहना चाहता हूँ कि 2006 और 2016 में सर मैं बोलना चाहता हूँ कि जो अपने यहाँ पे कश्मीरी पंडित हैं जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे जो विस्थापित है उनके लिए कुछ ऐसा, चूंकि आपका चैनल और जी न्यूज इतना बढ़िया प्रोग्राम आप दिखाते हो और उठाते हैं पूरा प्रोग्राम को, पूरा इवेंट को ऑल इंडिया, तो मैं चाहता हूँ कुछ आप एक ऐसा विशेष प्रोग्राम हो खासकर कश्मीरी पंडितों के बारे में, जो कि और एक्चुअली में वहाँ पे हो क्या रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ। धन्यवाद। कश्मीरी पंडितों के विषय में सुदर्शन ने इसके पहले भी कई बार आवाज उठाया, और ये बात केवल पंडित शब्द लगाकर कहने की जरूरत नहीं। कश्मीरी हिंदुओं की जो बात है, जो मुद्दा है, इस मुद्दे को हमने पहले भी उठाया है, लेकिन पिछले दिनों में उनके कार्यक्रम में गया था पनून कश्मीर के, मैंने कहा कि अब केवल एक सांकेतिक स्वरूप में मांग करना, न्याय मांगना या अपनी प्रतिक्रिया देना छोड़कर आप मैदान में उतरे, हम आपके साथ हैं। हिंदुस्तान को कश्मीर की समस्या की बारीकी से जानकारी होनी चाहिए। कश्मीर में अगर कहीं पर छोटी सी कोई घटना होती है तो इंटरनेशनल लेवल पर उसकी खबरें बनती है, लेकिन कश्मीरी हिंदुओं के साथ पिछले कितने दिनों से, 25 सालों से इतना बड़ा जो अत्याचार हुआ, इस पर कोई भी कहीं पर भी आवाज नहीं उठ रहा है। लोग इसको भूल जाएंगे, कई समस्याएं और कई प्रदेश और कई समूहों को लोग भूल गए, आपको भी भूल जाएंगे अगर आप इसको केवल प्रतीकात्मक करने के बजाय कुछ ठोस करना चाहते। तो 2016 आपके लिए एक संभावनाएं हैं, इसको आप संभावनाओं में परिवर्तित करिए, हम आपके साथ रहेंगे। और सुदर्शन टीवी इस देश में जहां पर भी हिंदुस्तानियों के साथ अन्याय हुआ है उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, वैसे ही कश्मीरी हिंदुओं के साथ भी जरूर खड़ा रहेगा। अगले कॉलर, जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ जी, क्या कहना है आप? जय हिंद। देखिए, मैं हिंदुस्तान की संस्कृति हिंदुओं की है, ये तो कोई छुपा नहीं सकता है ना, मगर जिस समय हिंदू धर्म खतरे में पड़ा तो सबसे पहले सिख पंथ आया, और सिखों ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए एक अपना पंथ बनाया, जो कि बाद में धीमे धीमे चाहे राजनीति गई तय करके एक धर्म बन गया, जबकि वो पंथ था। इसी तरह जैन धर्म आया था, वो भी जाति बन गई, पंथ था, जाति बन गई। बौद्ध धर्म था, चलिए बौद्ध जाति थी, वो अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग देशों में था, इससे धर्म बन गया, उसके लिए मुझे कुछ नहीं कहना है। उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थिति लेटेस्ट 1900 के बाद बनी, सन 1900 के बाद, जिसमें कि आरएसएस को हिंदुस्तान की हिंदू संस्कृति की धर्म की रक्षा के लिए बनना पड़ा। उसके बाद 48 में उसको बैन किया गया, 52 में वल्लभ भाई पटेल ने कह दिया कि नहीं, ये बैन नहीं है, ये ठीक संस्था है, कहीं ऐसी कोई बात नहीं है, फिर से चालू हो गया। अब ये स्थिति बनती है कि आरएसएस को इस ढंग से कुरेदा जाता है कि हमने तो कहीं इतने साल में, मेरी उम्र आज 59 साल है, मुझे कहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आरएसएस ने कोई ऐसा काम किया हो। धन्यवाद। इस देश में धार्मिक स्तर पर भेद करने के लिए हजारों करोड़ रुपए सालाना आते हैं। क्या आप जानते हैं, इस देश में अकेले खाड़ी देशों से, गल्फ कंट्री से, अरब देशों से हजारों करोड़ रुपए आते हैं। ये इस्लाम के प्रचार के लिए है, और बाकी क्रिश्चियन देशों से आने वाले दूसरे पैसे और है। भारत सरकार ने इस देश में संशयास्पद, डाउटफुल एक्टिविटी करने वाली 10,000 संस्थाओं को विदेश से चंदा लेने के लिए बंद कर दिया, बैन कर दिया। वो संस्थाएं अब छुपे रास्ते से, ब्लैक मनी से या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा भारत सरकार के खिलाफ षड्यंत्र चला रही है। यही षड्यंत्रकारी इस देश में जाति और धर्म का भेद कर रहे हैं। सिख एक ऐसा पंथ जो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए क्षत्रिय बनने वाले सरदार पुत्रों को, हर घर का बड़ा व्यक्ति सरदार बनता था, सिख बनता था, लेकिन अब उनमें भी हिंदू विरोध का एक वायरस छोड़ दिया है। इस देश से अलग होकर खालिस्तान की मांग करने वाले प्रयोग के फेल होने के बाद दोबारा नई पीढ़ी को भड़का लेने का काम शुरू हुआ है।
ऐसे ही जैनियों को अपने धर्म के जगह पर जैन लिखो, हिंदू मत लिखो, या हिंदू मतांतर से अपने आप को दूर रखो, ये भी सिखाया, पढ़ाया और उनसे करवाया जा रहा है। बुद्ध को भी यही सब कुछ बताया जा रहा है। ये हिंदू धर्म के ही अंग अब हिंदू धर्म के लिए समस्या कैसे हो सकते हैं, भेद का कारण कैसे हो सकते हैं, ये कुछ बड़े ही षड्यंत्र पूर्वक चल रहा है। इनके अनुयायियों को और सारे हिंदुस्तानियों को मिलकर इस षड्यंत्र को समझने की आवश्यकता है। और ये षड्यंत्र मोदी के विजय के बाद बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है, क्योंकि सब एक आकर इन्होंने अपने आप को हिंदुस्तानी मानकर एक आवाज उठाई थी। ये आवाज दोबारा कभी ना उठे, इसलिए इनमें भेद पैदा करो। ये नीति पर बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। इस पर भी एक चुनौती मानकर इसको संभावनाओं में तब्दील करने का मौका 2016 हमारे सामने दे रहा है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। आर के शर्मा, प्रताप नगर, जयपुर से बोल रहा हूँ। बोलिए। ऐसा है कि चुनौतियां तो मुल्क के सामने बहुत हैं, हाँ, लेकिन अहम जो चुनौतियां हैं, अगर हमने उनका समाधान कर लिया तो संभावनाओं के अपार द्वार खुल जाएंगे। जैसे नंबर 1, सबसे पहले में आतंकवाद पर चोट करनी पड़ेगी, क्योंकि देखने में आया है कि आतंकवाद जो हमारे देश में पनप रहा है, वो अंदरूनी जो आतंकवाद है उसका खात्मा करना जरूरी है। बिल्कुल। एक्चुअली हो क्या रहा है कि हम बाहर के आतंकवाद की तो बात करते हैं, लेकिन अंदर जो आतंकवाद है उस पर जो हमें चोट करनी चाहिए, या सरकारों को करनी चाहिए, आम जनता को करनी चाहिए, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको करनी चाहिए, उन पर की नहीं जा रही है। उनको हम क्या है कि धर्म से जोड़ करके उनके साथ में एक हम इस तरह का व्यवहार करते हैं कि उनको पनपने का पूरा मौका हिंदुस्तान पर मिले। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ, धन्यवाद। मैंने बिंदास बोल में पिछले 4-5 सालों में कई बार इस मुद्दे पर आवाज उठाई है। मैं हमेशा कहता हूं कि सीमा के पार के पाकिस्तान को डरने की जरूरत नहीं, हमको उसको चुनौती मानने की जरूरत नहीं, या उस चुनौती को निपटने के लिए हमारे पास सीमा पर ऐसे शूरवीर भारत माता के लाल खड़े हैं, जो पाकिस्तान से हमको बिल्कुल ही चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो पाकिस्तान है, यह हमारे लिए चिंता का विषय है। हमने कहा था कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस में भी, ये सुरक्षा एजेंसियों में भी अब घुस चुके हैं, और इस एक महीने में, केवल अकेले दिसंबर महीने में भारत सरकार के सामने 1000 से ज्यादा केसेस आए, और वो खुलेआम जनता के सामने पेश किए गए। विभिन्न सिक्योरिटी एजेंसीज में काम करने वाले लोग कहीं हनी ट्रैप में या कहीं धर्म के नाम पर इस देश के साथ जो गद्दारी करते हैं, ये हिंदुस्तान के सामने चुनौती है। मैं इसको मानता हूं, बल्कि ये सबसे बड़ी चुनौती है। हिंदुस्तान केवल भौतिक विकास करे और इस चुनौती को नजरअंदाज अगर करे तो सबसे बड़ी गलती करेगा। और इसलिए इस चुनौती को निपटने के लिए हिंदुस्तान के अंदर के पाकिस्तान को कुचलना पड़ेगा, उसकी गर्दन दबानी पड़ेगी, उसके फन को कुचलना पड़ेगा, और भारत माता का दूध पीकर उस पर ही फुंकार मारने वाले पाकिस्तानी वादियों का बंदोबस्त ये 2016 की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो। हाँ हाँ, मैं मोकामा से बोल रहे हैं, शिवशंकर प्रसाद। बोल रहे हैं कि चुनौतियां तो बहुत है देश के सामने, लेकिन एक कहावत है कि घर फूटे तो गंवार लूटे। तो अभी हमारा देश जो है फूटा हुआ है क्षेत्रवाद के चलते। और ये जैसे हमारे प्रधानमंत्री विदेश में जो अपना भारत का रूप दिखाए तो बहुत ही अच्छा है। इसके साथ साथ हमारे देश में भी जो आतंकी जैसे नेता कर रहे हैं, इनको इन पर बहुत जल्दी बहुत कड़ी तरीके से लगाम लगाना पड़ेगा। इसके लिए न्यायपालिका और चुनाव आयोग को भी सख्त होना पड़ेगा कि जो चुनाव में परिणाम हम आपको दिखाते हैं। देखिए, कुछ भारतीयता पर हमले होते रहेंगे। कई कट्टरपंथी और कुछ तथाकथित सेकुलर हमारी राष्ट्रीयता पर हमेशा से हमले करते आए हैं, क्योंकि हमने इन्हें ऐसा करने दिया। ऐसे में जरूरत है ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े हों। कट्टरपंथियों के हौसले बढ़ते रहेंगे। कई कट्टरपंथी खुलेआम सभा करके भारत माता को गाली देते हैं, देश के युवाओं को आतंक के प्रति ललचाते हैं। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जरूरत होती है। संसद में हंगामा होता रहेगा। जनता और सरकार दोनों को चाहिए वो ऐसे लोगों को नकारे जो देश हित के बजाय स्वयं के हित को सर्वोपरि रखते हैं। ऐसे लोग संसद को भी नहीं चलने दे रहे।
क्योंकि इन्हें देश हित से कोई लेना देना नहीं है। संभावनाओं को अवसर में नहीं बदला जाएगा। हमारे सामने कई संभावनाएं हैं जो देश को और हमें आगे ले जा सकती हैं। ऐसे में जरूरत है संभावनाओं को अवसर में बदला जाए। नेता ओछी राजनीति से बाज आए। अब राजनीति में एक चलन सा बन गया है, देश के विकास की बजाय ओछी राजनीति पर बात होने लगी है। ऐसे में जरूरत है नेता ओछी राजनीति के बजाय देश के विकास में लगे। ट्विटर पर एक दर्शक ने लिखा है कि हिंदुस्तान विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और इस राह पर आगे बढ़ते हुए कहीं वो उस विकास को पश्चिमी नजरिए से तो नहीं देख रहा है, क्योंकि हमारे देश के कई ऐसे बाबू हैं जिनको योजना बनानी है, या कई ऐसे नेता हैं जो पश्चिमी नज़रिए से भारत की समस्याओं को देखते हैं और यहाँ के विकास को भी देखते हैं, और इसलिए यहाँ के विकास में पश्चिम का ज़्यादा प्रभाव दिखता है। क्यों ना हम उसका इंडियनाइजेशन करें, क्यों ना हम उसका भारतीयकरण करें और भारतीय परिप्रेक्ष्य में उसको हम समस्या का समाधान कर कर विकास की राह बनाएं। ये भी एक अच्छा मुद्दा है और इस मुद्दे को इस साल हम सारी संभावनाओं में ज़रूर जोड़ सकते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। जय हिंद। हाँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले तो मैं अपने भारत के प्रधानमंत्री को प्रणाम करता हूँ। जैसे भगवान कृष्ण को मैं मानता हूँ, उसको प्रणाम करता हूँ, ऐसे प्रणाम करता हूँ। हेलो, बोलते रहिए। हाँ, तो दूसरा कहने का मेरा मतलब है भारत के प्रधानमंत्री को उसके एक देश के जो गांव के सरपंच होते हैं, वो सरपंच इतनी दादागिरी करते हैं, इतनी दादागिरी करते हैं कि वो ये समझ लेता गांव मेरे बाप का है। दूसरा, वो तालुका के जो सभ्य बनते हैं वो लोग हवाला कबाला का काम करते हैं। गुजरात से बोल रहा हूं मैं। हवाला कबाला काम करते हैं, पुलिस स्टेशन में जाके बैठ जाते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। इस देश में राजनीतिक पदों पर बैठे हुए लोगों में एक मस्ती आ जाती है, एक गुरूर आ जाता है, घमंड आ जाता है, और ये सेवक, देश का प्रधानमंत्री तो कहता है कि मैं प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हूं, लेकिन कई जगह पर प्रधान, गांव के प्रधान या सरपंच भी ऐसी चीजें करते हैं जिससे उस छोटे से क्षेत्र के लोगों को ऐसे व्यक्ति पर स्वाभिमान या अभिमान होने के बजाय उसके प्रति घृणा होती है। हालांकि मैं आपको बताऊं, इस पिछले 4-5 साल में हिंदुस्तान में देखा गया है कि कई जगह पर गांवों ने मिलकर एक तय किया, हरियाणा जैसे राज्य ने भी तय किया कि हम सुशिक्षित युवाओं को मौका देंगे, और वहां पर बड़े पैमाने पर यह संभव हुआ। दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश में इस बार स्थानीय निकाय चुनाव में यह नहीं हो पाया, लेकिन देश के ज्यादातर राज्यों में ऐसे युवा आगे आ रहे हैं जो कुछ इनोवेटिव सोच रखते हैं, जो नयापन दिमाग में रखते हैं, जिनको राजनीति से आगे बढ़कर जमीन पर कुछ काम करना है, और ऐसे लोगों को मौका देना भी जरूरी है। अगले कॉलर। जय हिंद। जी जय हिंद। बोलिए। मैं ये चाहता हूँ कि जो आज अपने सामने आतंकवाद फैला हुआ है अपने देश में, तो इसको आरएसएस के आदमियों को लगा दिया जाए, आरएसएस वालों से मुकाबला करें, उनको एक मुंहतोड़ जवाब दें। हम भी तो देखें आरएसएस की ताकत कितनी है अपने देश के लिए, ये तोड़ने के लिए। अगले कॉलर पे चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हाँ, हेलो। जी मैं श्वेता बात कर रही हूँ मुंबई से। सिर्फ मुझे कहना है कि सिर्फ 2 चीज को लागू कर दे, एक हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र का दर्जा दे दे और मुसलमानों का वोट का अधिकार छीन ले, देश का भला हो जाएगा। जय हिंद। आप कॉल पर है अभी? हाँ मेरा हो गया, मैंने बोल दिया। तो आप बाला साहब ठाकरे की मांग को उठा रही है मुंबई से कॉल करके, ऐसा कहूं मैं? जी आप जो ठीक समझ ले। चलिए, धन्यवाद। भाई, उसमें से जो पहला मुद्दा आपका हिंदू राष्ट्र घोषित करने का, उसकी आवश्यकता ही नहीं। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र रहेगा, ये मानकर ही चलना चाहिए। ये नहीं है ऐसे दिखने की जितनी संभावना या जितने कायदा कानून है, जितने हम इस देश में प्रतीक है ऐसे, उनके ऊपर जरूर 2016 में काम होना चाहिए। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। इस विषय पर कोई संशय मन में रखने की आवश्यकता नहीं है। रही बात मुसलमानों के वोटों का अधिकार निकाल लेने की, बाला साहब ठाकरे बात इसलिए करते थे, उनका कहना था कि जब धर्म के नाम पर आपको पाकिस्तान दे दिया तो अब हिंदुस्तान में आपको क्या चाहिए, और इसलिए भी कहते थे क्योंकि
मुसलमानों के एक गट्ठा वोट बैंक पॉलिटिक्स का जो हिंदुस्तान ने दंश झेला है उससे मुक्ति मिलनी चाहिए। मुस्लिम समाज के लोगों को ये सोचना ज़रूरी है कि सालों बाद भी इस मांग पर इस देश का युवा एक टीवी चैनल पर कॉल करके ये बात क्यों कह रहा है, आत्ममंथन करना चाहिए। और कॉल करने वाले या इस विचार के लोगों ने भी इस दिशा में हम कहाँ तक पहुँचे और आगे कहाँ तक जाना है इस पर सोचना चाहिए। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, चलिए अच्छे नेटवर्क में आकर कॉल करिए। हम कॉलर को कहेंगे कि हम जानते हैं बड़े मुश्किल से लोगों के कॉल लगते हैं क्योंकि लाखों लोग एक साथ ट्राई करते हैं, ऐसे में अच्छे नेटवर्क से बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। अगले कॉलर, जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ जी सर, कांग्रेस के राज में आज तक जितने भी ये बड़े बड़े अधिकारी हैं नहीं पकड़े गए, और अब बीजेपी का जब से राज आया है सब खुलाकर आ रहे हैं। जिन्होंने सरकारी नौकरियां की रिटायर हो गए, उसके बाद जो है ये लोग सामने आ रहे हैं। आज से कांग्रेस का जब राज था जब क्यों नहीं सामने आए सर? एक आदमी जब सही काम करना चाहता है, देश को बचाना चाहता है, तो हमारी जनता उसका साथ क्यों नहीं दे रही सर? मैं ये आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ सर। बस नहीं, जनता तो साथ दे रही है, जनता ने साथ दे के वहां तक भेजा। अब जनता का काम नहीं है, अब तो उन राजनीतिक दलों का काम है जिन्होंने विपक्ष की भूमिका तो निभानी चाहिए, लेकिन 40-44 के आंकड़े के आधार पर संसद को बंधक नहीं बनाना चाहिए। जनता का काम अगर कुछ है तो यह है कि इस देश के संसद को बंधक बनाने वाले लोगों को अपने क्षेत्रों में बंधक बनाकर उनको सवाल पूछे कि आखिर इस देश के विकास के रथ को क्यों रोक रहा है। अगले कॉलर, जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो, क्या कहना है? हाँ देखिए, मैं एसके सिंगल बोल रहा हूँ फरीदाबाद से। ये जो आप लोग, मैं मीडिया से बात करना चाहूंगा कि जो आमिर खान जैसे लोग जो कि हिंदुस्तान के ऊपर इतना वो करते हैं, उनको इतना हाइक देते ही क्यों है? मतलब उनकी क्या हैसियत है मीडिया के अंदर इतना ज्यादा? हम नहीं देते, ये बाकी मीडिया वाले देते हैं। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, उन्हीं लोगों के लिए मैसेज है कि ऐसे लोगों को इतना हाइक देने की जरूरत ही नहीं है, जो हिंदुस्तान का ही खा रहे हैं और हिंदुस्तान के ही अगेंस्ट जा रहे हैं। अब आप देखिए, इतनी छवि विदेशों में हमारी बन रही है और उसको ये लोग धूमिल कर रहे हैं और हिंदुस्तान का ही पैसा खा रहे हैं, अरबों रुपया कमाते हैं हिंदुस्तान। एक कॉलर ने इस मुद्दे पर मुद्दा उठाया था तो मैंने उस पर इसकी पूरी प्रतिक्रिया दी थी कि हमको इस देश के असली हीरो को समझना है। क्या हम 2016 में यह संकल्प ले सकते हैं कि इस देश के असली हीरो कौन है, जिनको आइकॉन मानना चाहिए ऐसे कौन हैं, जिनको हमने अपना आदर्श मानना चाहिए ऐसे कौन हैं, और पर्दे के डायलॉग वो भी दूसरे के इशारे पर, ट्रेनिंग पर और पैसे के कारण बोलने वाले नकली कौन है? हम समझ ले कि हमको किसको फॉलो करना है। इस साल अगर हम ये समझने में कामयाब होते हैं तो ऐसे लोगों के द्वारा तुच्छ राजनीति के शिकार हम नहीं होंगे। हिंदुस्तान का नाम देश के बाहर और देश के अंदर बदनाम नहीं होगा। अगले कॉलर, जय हिंद। बोलिए। हेलो, जय हिंद। मैं बलदेव दत्ता नोएडा से बोल रहा हूँ। हाँ, तो हम रोज चलाते हैं। हेलो, बोलते रहिए। अभी बोल रहे हैं ना वो, मैं कैसे बोलूंगा? हेलो, चलिए धन्यवाद। हम जरा उपाय देख लेते हैं, क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, नए साल के पहले दिन जैसे जोश को बनाए रखें। नए साल में हम कई तरह के प्रण लेते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे भूल जाते हैं कि हमने क्या प्रण लिया। इसलिए हमें हर सुबह अपने प्रण के बारे में सोचना होगा। आतंकवाद पर सरकार सख्त रुख अपनाए। दुनिया भर के देशों की सरकारें आतंकवाद पर सख्त रुख अपनाने लगी हैं। ऐसे में जरूरी है हमें खतरे को भांपकर पहले ही सख्त रुख अपनाना चाहिए। कमियों से सीख ली जाए। हमने पिछले साल क्या गलतियां की हैं, इनमें क्या सुधार हो सकते हैं, इसके लिए हमें किन चुनौतियों से जूझना होगा, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। राष्ट्र विरोधी ताकतों का पर्दाफाश किया जाए। देश में हमेशा से राष्ट्रवादी ताकतें रही हैं, लेकिन कभी कभी ये बहुत मजबूत हो गई हैं क्योंकि इनके सपोर्टर काफी ताकतवर रहे हैं। ऐसे में अब इन पर हमला करने की जरूरत है। अगले कॉलर, जय हिंद। बोलिए। हेलो। हाँ हाँ, मैं अहमदाबाद से सुखदान गढ़वी बोल रहा हूँ। बोलिए। ये जो आपके चैनल पे मुहिम चल रही है बिंदास बोल में, हाँ, इसमें संसद का काम रोकना, विपक्ष का काम ये करना, ये राजकारण में इतना गंधत्व भर गया है अपने बैंक बोर्ड के लिए
उसके लिए पहले तो मैं आपके चैनल से जनता और जनार्दन से इतना निवेदन करूंगा कि ऐसा नेताओं को चुन करके और संसद को रोक करके अपने हित के लिए संसद का समय खराब करता है, उन नेताओं को चुनौती देनी चाहिए। दूसरी बात, जितने भी उग्रवादी अपने यहाँ पैदा होते हैं, जो पनाह देने वाले हैं, उनको कड़ी से कड़ी, उग्रवादी से ज्यादा पनाह देने वाले को सजा देनी चाहिए, ताकि भारत में कभी उग्रवाद अंदर आएगा नहीं और कोई भारत का बाल बांका कर नहीं सकता है। अमुक संस्थाओं के नाम से, वोट बैंक के हिसाब से हिंदुस्तान हिंदुओं का है और हिंदुओं के ऊपर ही दुराचार होते हैं और अपने राजकारण के लिए ही अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। यही आपकी चैनल से मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। सर मैं नवीन फांसी बोल रहा हूँ। सर मेरा ये मुद्दा है कि जैसे ये अपने इंडिया में हिंदू और मुस्लिम की जो एक अलग अलग कम्युनिटी बनाई गई है, एक तो उसको खत्म करने का कोई एक प्रोसेस हो कि वो हिंदू और मुस्लिम जहाँ पे पैदा होते हैं तो हिंदुस्तान का बंटवारा सा हो जाता है और इस्लाम जहाँ पे स्टार्ट होता है तो वो हमें नहीं लगता कि हमारे हिंदुस्तानी भाई। देखिए, कुछ सत्य तथ्य को हमको स्वीकारना पड़ेगा। जाति प्रथा तो धर्म के अंदर की एक बुराई है, जिसे हिंदुओं ने बड़े परिश्रम के साथ देश के ज्यादातर हिस्से में एक तरीके से अब बंद कर दिया है और वो बड़ी रेखा खींचकर आगे आया है। धर्म के आधार पर तो इतने गले काटे जा रहे हैं दुनिया भर में। हिंदुस्तान में मुसलमानों को ये कहे कि तुम इस्लाम ही छोड़ दो और हिंदुओं को कहे तुम हिंदू अभी छोड़ दो, ये कहने की जरूरत नहीं है। उससे आसान तरीका है, वो है एक बड़ी सोच का कि हम अपने जगह पर जिस भी धर्म में हैं वहाँ पर है, लेकिन उससे पहले, हमारे धर्म के पहले भी अगर बड़ा धर्म कोई है तो हमारा राष्ट्र धर्म है, राष्ट्र सर्वप्रथम है। इस भावना को लेकर अगर हम रहेंगे, जिएंगे और आगे बढ़ेंगे तो धर्म आड़े नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर धर्म पहले नाम पर है। धर्म अगर पहला है और देश आड़े आता है तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। यह भावना इस देश के देशद्रोहियों को पैदा करती है। इस भावना का एकमात्र उपाय है राष्ट्र सर्वप्रथम, धर्म, व्यक्ति, संस्कार, कोई चीज नहीं। सबसे पहले अगर कुछ है तो राष्ट्र। अगले कॉलर। जय हिंद। मैं झारखंड धनबाद से बोल रहा हूँ। इसके हल्दर मेरा नाम है। बोलिए। और मैं चाहता हूँ सुरेश चौहान जी, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बोलते रहिए। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा भी बहुत दिन से मैं ट्राई कर रहा था, आज मिला नंबर। पहला कि कॉमन सिविल कोड हमारे देश में लागू हो। दूसरा है कि प्रेस की आजादी, ये जो प्रेस की आजादी है ये बहुत ही गलत बात है। प्रेस सोचता हम सबसे महान, भारत का राष्ट्रपति से भी ऊंचा है। गलत चीज को उन लोग बार बार पेश करता है, उसके लिए कुछ पनिशमेंट का कोई कानून बने। आज जैसे बापूजी के नाम पर वो जो दिया कि बलात्कार हुआ था, उसके बाद धन्यवाद। इस देश का मीडिया ये भी एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। इस मीडिया में विदेशी पैसा जो पंप हो रहा है, और मैं मोदी सरकार को पुनर्विचार करने के लिए कहूंगा कि उन्होंने 26% से लेकर 49% बढ़ा दिया है। 49% इस देश के न्यूज चैनलों में जो विदेशी पैसा लग जाएगा। उसके बाद जो आज ही हिंदुस्तान के खिलाफ इतने आग उगालते हैं, और कितने उगालेंगे, और इस देश और धर्म और राष्ट्र भावना के खिलाफ कितना षड्यंत्र करेंगे, इसकी कल्पना भी करते हैं तो नींद नहीं आती। ऐसी स्थिति है। ऐसे में इस देश के मीडिया के उस प्रोपेगेंडा से, उस षड्यंत्र से हिंदुस्तान को मुक्ति दिलाना यह भी बड़ा काम है। इसके लिए देश के सामाजिक संस्थाओं को आगे आकर इनके झूठ को नंगा करने की जरूरत है। इस देश के सरकारों को मीडिया के अंदर के विदेशी पैसों को बाहर निकालने की जरूरत है। हिंदुस्तान ने नियम बनाया कि देश का मालिक, देश के न्यूज चैनल का मालिक विदेशी नहीं हो, उसका संपादक विदेशी नहीं हो, लेकिन पिछले दरवाजे से मालिक कोई और है और स्क्रीन पर, कागज पर दिखने वाला मालिक कोई और है। यह स्थिति जब तक मीडिया में रहेगी तब तक ये देश विरोधी कार्रवाइयों का एक अड्डा बना हुआ है, वो बनकर रहेगा। इस देश के खिलाफ बोलने वालों को हजारों, लाखों, करोड़ रुपए मिलते हैं और देश के पक्ष में बोलने वालों का कुछ भी नहीं होता। ऐसे में देश के पक्ष में कोई क्यों बोलेगा? क्योंकि उनके लिए तो मीडिया एक प्रोफेशन है, कोई मिशन नहीं है। और इसलिए इस मीडिया में जो विदेशी पैसा, विदेशी ताकतें और विदेशी षड्यंत्र है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अल जजीरा नाम का चैनल जो कि कश्मीर का नक्शा गलत दिखाता है, वो हिंदुस्तान में खुलेआम चलता है।
ऐसे इस देश के कितने चैनलों के नाम, कितने मालिकों के नाम और कितने ग्रुप के नाम लिए जा सकते हैं जिनमें विदेशी हितों की रक्षा होती है। ये इस देश के सामने 2016 में अगर सबसे बड़ी चुनौती कुछ है तो मैं मानता हूं कि इस 1 घंटे के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में यह सबसे बड़ी चुनौती है। और इसलिए इस चुनौती को गंभीरता के पूर्वक इस देश के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, सामान्य पत्रकारों ने और इस देश के सरकारों ने लेना चाहिए। हम तो एक स्वदेशी चैनल होने के नाते संपूर्ण स्वदेशी का हमेशा पुरस्कार करते आए हैं। स्वदेशी विचार हो, स्वदेशी पैसा हो, स्वदेशी सोच हो, इन सब चीज़ों को हम इस साल में भी आगे बढ़ाएंगे। हम प्रयास करेंगे कि इस साल में आपके सामने कुछ और नए प्रोग्राम लेके आए, आपकी सहभागिता बढ़े, ऐसे विषयों को लेके आए। आप भी हमको बताएं कि हम आपके लिए और क्या क्या कर सकते हैं। आपकी सेवा करने में हमें और खुशी होगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।